मानव संसाधन। लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब लोगों के लिए उपयोगी होती है। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। स्वस्थ शिक्षा और अभिप्रेरित लोगों अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। अपने शैक्षिक स्तर, आयु और लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न हैं। उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। क्या आप जानते हैं भारत सरकार के अधीन एक मानव संसाधन मंत्रालय है। 1985 में इस मंत्रालय का निर्माण लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए किया गया था। इससे यह प्रदर्शित होता है कि लोग देश के लिए कितने महत्वपूर्ण संसाधन हैं। क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PKVY को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 में से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य सभ्य और मौजूद रोजगार अर्जक की गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करने के रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना था। मेरे गांव में 1000 लोग रहते हैं। मेरे विद्यालय में 500 बच्चे। आपके विचार में विश्व में कितने लोग हैं? मेरे कक्षा में 30 बच्चे हैं। मेरे विश्व में लगभग 6.6 अरब लोग हैं। 1 अरब में कितने शून्य होते हैं? इस संख्या को आप कैसे लिखेंगे? जनसंख्या वितरण। भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। कुछ क्षेत्रों में बहुत घने बसे हैं, कुछ में विरल बसे क्षेत्र हैं। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों और विषुवतीय वनों के क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं। विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीप एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। चित्र 6.1 में महाद्वीप के अनुसार विश्व की जनसंख्या दिखाई गई है। ये विश्व में प्रत्येक 100 लोगों के लिए दिखाई। एशिया में रहते, यूरोप में रहते, अफ्रीका में रहते, मध्य व दक्षिण अमेरिका में रहते, उत्तर अमेरिका में रहते, ओशियन यानी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रशांत द्वीपों समूह में रहते हैं। ये चित्र 6.2 विश्व की घनी आबादी वाले देश। विश्व के रूपरेखा मानचित्र पर इन देशों को चिन्हित करें। पहला जापान में, उसके बाद रूस, नाइजीरिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, USA, भारत और चीन। जनसंख्या बिलियन में। क्रियाकलाप 6.1 में अध्ययन कीजिए और खोजिए कि विश्व की कुल जनसंख्या में से किस महाद्वीप में निम्न के अनुसार जनसंख्या केवल 5%, केवल 13%, केवल 1%, केवल 12% है। ये सबसे ज़्यादा मिलियन में जनसंख्या 200 मिलियन से कम जनसंख्या आपको मिल जाएगी रूस, जापान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ब्राज़ील में मिलेगी। और 200 मिलियन से अधिक इंडोनेशिया और USA में चले जाइए। और 1200 मिलियन से अधिक और 1400 मिलियन के बीच में चीन में मिल जाएगी। अब 1200 मिलियन एग्जैक्टली भारत में मिल जाएगी। जनसंख्या घनत्व। क्या आप जानते हैं भारत की जनसंख्या औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है। इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में है। क्योंकि सभा भवन का आकार या क्षेत्र कक्षा से बड़ा होता है, लेकिन जब स्कूल के सभी विद्यार्थी सभा भवन में आ जाते हैं तब सभा भवन भी भरा हुआ दिखने लगता है। जब कक्षा के पूरे 30 विद्यार्थी उपस्थित होते हैं तब हमारी कक्षा बहुत भरी हुई दिखती है, लेकिन
जब यही विद्यार्थी स्कूल के सभा भवन में बैठते हैं तब वह कक्ष खुला और खाली दिखाई पड़ता है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक क्रियाकलाप चित्र 6.2 को देखकर पता लगाइए कि इनमें से कितने देश एशिया में हैं। संसार के मानचित्र पर उन्हें विभिन्न रंगों की चिन्हित कीजिए। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक भौगोलिक कारक। स्थलीकृत लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवाओं की क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं। गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि एंडीज, अल्पास और हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हुए हैं। जलवायु। लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु, जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी जैसे सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और आर्कटिक में रहने से बचते हैं। मृदा। उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में हवांगी, जियांग और मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए क्षेत्र हैं। जल। लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहाँ अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध होता है। विश्व की नदी घाटी घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले हैं। खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका की हीरे की खान और मध्य पूर्व में तेल की खोज ने इन क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया। सामाजिक और सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। आर्थिक कारक। औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करता है। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई 2 घने बसे क्षेत्र हैं। सांस्कृतिक कारक। धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। वाराणसी, यरूशलेम और वेटिकन सिटी इसके लिए कुछ उदाहरण हैं। सामाजिक कारक। अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र अत्यधिक घने बसे हैं। उदाहरण के लिए पुणे। शब्दावली। जीवन प्रत्याशा। यह उन वर्षों की जनसंख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जा सकती है। जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं रही, यह कई गुना बढ़ गई है, जैसा चित्र 6.3 में दिखाया गया है। क्यों ऐसा? वास्तव में जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण हुआ है। मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती है। बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु भी हो जाती है। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था, किसान सभी लोगों की भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि बहुत कम थी। सन 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी। 150 वर्ष बाद 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई। इसे प्रायः जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। 1999 में 30 वर्ष की अवधि से कम की जनसंख्या दोगुनी 6 अरब हो गई। इस वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति और औषधि के कारण मृत्यु दर कम होना है। जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अधिक रही। जन्मों को साधारणतः जन्म दर से आंका जाता है। जन्म दर अर्थात प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है। मृत्यु दर को प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या में मापा जाता है। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों को आने जाने को प्रवास कहते हैं। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। विश्व जनसंख्या वृद्धि के लिए दिखाया गया है। 500 ईसा पूर्व 100 मिलियन, 0 में 170 मिलियन, फिर से 1000 में 265 मिलियन, फिर से 1500 में 450 मिलियन, 1800 में 900 मिलियन और 1900 में 1625 मिलियन, 1950 में 2500 मिलियन, 1974 में 4000 मिलियन और 1999 तक आपको 6000 मिलियन और 2025 तक 8525 मिलियन है।
ये जनसंख्या वृद्धि, मृत्यु दर से जन्म दर का अधिक होना जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। जन्म दर और मृत्यु दर का समान होना जनसंख्या एक जैसी रहती है। जन्म दर से मृत्यु दर का अधिक होना जनसंख्या कम होना जनसंख्या का संतुलन दिखाया गया है। जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना है। प्रवास एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं। अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। शब्दावली: अप्रवास जब व्यक्ति नए देश में जाता है। उत्प्रवास जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा अप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी। सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्र में चले जाते हैं। देशों के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व के अलग अलग है। चित्र 6.5 यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है तथापि सभी देशों में यह वृद्धि अनुभव नहीं किया जा रही है। कुछ देशों में जैसे केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है। उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं। हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ मृत्यु दर कम हो गई है परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है जिससे वृद्धि दर बढ़ रही है। अन्य देशों में जैसे यूनाइटेड किंगडम में निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर मंद है। चित्र में दिखाए गए हैं विश्व जनसंख्या। चित्र 6.5 में विश्व जनसंख्या वृद्धि की अलग अलग दरें दिखाई गई हैं। ये जो नीले रंग वाले अति ऊंचे 3% या अधिक हैं, उच्च वाले 2 से 2.9%, आदर्श वाले 1 से 1.9%, निम्न वाले 0.9% या कम और ह्रास वाले 0% दिखाए गए हैं। नीले वाले जितने हैं उच्च वृद्धि दर वाले हैं, 3% वृद्धि दर होगा। ये पीले वाले सारे दिखाए। जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता है। उदाहरण के लिए बांग्लादेश और जापान अति घने बसे देश हैं लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित देश है। एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। सोचे, प्रत्येक व्यक्ति समाज के लिए एक सभ्य संसाधन है। मानव संसाधन के रूप में आपका योगदान क्या होगा? मैं किसान हूँ, मैं घर की देखभाल करती हूँ, मैं सेतु बनाता हूँ, मैं अपने पोते पोतियों को कहानी सुनाती हूँ, मैं विवाह समारोह में गाता हूँ, मैं कैंसर उपचार की औषधि के लिए शोध कर रहा हूँ। जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष और कितनी स्त्रियां हैं, वे किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं और किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं, उनकी आय क्या स्तर है और स्वास्थ्य दशाएं कैसी हैं। एक देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। ये एक जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित है। उदाहरण के लिए 5 से 9 वर्ष, 10 से 14 वर्ष। कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां उपविभाजित हैं। जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट
देशों में रहने वाले लोगों की कहानी बताती है जनसंख्या की। बच्चों की संख्या 15 वर्ष से निचले भाग, ये त्रिभुजाकार प्रतीत होने वाला आरेख क्या है यार? यह जनसंख्या पिरामिड है, एक जनसंख्या पिरामिड। मैं डिटेक्टिव बन सकता हूँ और एक देश की जनसंख्या का पता लगा सकता हूँ। अवश्य हम 3 देशों की अध्ययन करते हैं। ये एक देश के पुरुष और स्त्रियों की वर्तमान जनसंख्या उनकी आयु वर्ग को दर्शाया करता है। वह क्या है? ये आयु वर्ग पिरामिड में दिखाया गया स्त्री पुरुष 85 प्लस 80 से 84 के बीच में, 75 से 79 के बीच में दिखाए गए हैं। फिर से 65 से 69 के बीच में, 60 से 64 बीच में, 55 से 49 के बीच में, 50 से 54, 45 से 49 के बीच में, 50 से 49 के बीच में, 40 से 44, 35 से 39 और 30 से 34, 35 से 39 और 30 से 24, 15 से 19, 10 से 14, 5 से 9 और 0 से 4 वर्ष दर्शाएगी। ये प्रतिशत चित्र 6.6 में जनसंख्या पिरामिड आपको दिखाया गया है, दिखाई गई है। यह जन्म के स्तर को दर्शाती है। ऊपर का आकार वृद्ध लोगों 65 वर्ष से अधिक की जनसंख्या दर्शाता है और मृतकों की संख्या को दर्शाता है। केन्या का पिरामिड स्ट्रक्चर स्त्री और पुरुष के बीच में। ये केन्या का पिरामिड 75 वर्ष से एबव लोग जीवित नहीं रह पाते हैं, इसलिए जनसंख्या पिरामिड एक देश के आश्रित लोगों की संख्या बताती है। युवा आश्रित लोग 15 वर्ष से कम आयु के और वृद्ध आश्रित लोग 65 वर्ष से अधिक आयु के। आश्रित आयु जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। कार्यरत आयु वर्ग 15 से 65 के लोगों को आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा गया है। एक देश की जनसंख्या पिरामिड जिसमें मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही उच्च है आधार पर चौड़ी है और ऊपर तीव्रता से सक्रिय होती जाता है। ऐसा इसलिए कि ये बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर की मृत्यु शैशवकाल में ही हो जाती है और कुछ ही बड़े हो पाते हैं, इसीलिए वहाँ वृद्धि लोग बहुत कम हैं। इस स्थिति को केन्या के पिरामिड द्वारा दर्शाया गया चित्र 6.7 में। जिन देशों में मृत्यु दर विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चों में कम हो रही है, युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा है क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहता है। यह भारत के पिरामिड में दृष्टिगोचर होता है चित्र 6.8। इस प्रकार की जनसंख्या युवा सापेक्ष अधिक है। इसका अर्थ मजबूत और वर्धमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति है। चित्र 6.8 में भारत का पिरामिड स्ट्रक्चर दिखाया गया है। स्त्री पुरुष के बीच में ये बढ़ता हुआ जा रहा है और ये पिरामिड स्ट्रक्चर भारत का रहा। कम जन्म दर वाले जापान जैसे देश के आधार पर पिरामिड सकरा है। चित्र 6.9 में घटती मृत्यु दर के कारण अधिक लोग वृद्ध आयु तक पहुंच जाते हैं। जापान का पिरामिड स्ट्रक्चर एक घटता बढ़ता दिखाया। कुशल, उत्साहित, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। हम भारतवासी भाग्यशील हैं कि हमारे पास ऐसा संसाधन है। उन्हें योग्य और उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य ही शिक्षित किया जाना चाहिए।